हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे घटना चक्र। घटना चक्र में हमारा है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भी चल रहा है हमारा मरणोत्तर काल। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रुद्रदामन, जिसका कार्यकाल था 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख जो है, रुद्रदामन का क्या अभिलेख है तो जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा है तो रुद्रदामन से संबंधित है। ये गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और उत्कीर्ण संस्कृत भाषा में है। भाषा कौन सी है इसकी तो संस्कृत है। का यह अभिलेख जो है प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो सबसे पहली जो प्राचीन संस्कृत भाषा में अभिलेख आपका जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। तो लिपि और भाषा अलग अलग होती है। जैसे हमारी लिपि है देवनागरी, लेकिन भाषा क्या है? हिंदी है। तो ध्यान दीजिएगा लिपि क्या है और भाषा क्या है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली है, विजय है, शासन है और व्यक्तित्व पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य है सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। मतलब ये सुदर्शन झील से संबंधित है, जिसका मौर्य और अशोक ने भी निर्माण करवाया था। अशोक भी इससे संबंधित था, मरम्मत करवाया था और रुद्रदामन भी इसकी मरम्मत करवाते हैं। देखते हैं। कुशल कटफिसेस, जिसका कार्यकाल है 45 से 85 ईस्वी, ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर एकाधिकार मतलब अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। कटफिसेस ने किसके सिक्के चलाए थे? तो केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके सिक्कों पर धर्मतीर्थ तथा धर्मतीर्थ धर्म स्थित उत्कीर्ण है। तो सिक्कों पे क्या उत्कीर्ण है? ये इंपॉर्टेंट है। किसके सिक्के चलाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके तांबे के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम विम कटफिसेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई। तो कुषाण सत्ता कब स्थापित हुई? विम कटफिसेस के काल में ही। विम कटफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। तो विम कटफिसेस ने स्वर्ण के और तांबे दोनों के सिक्के चलाए, जिसमें क्या है? शिव त्रिशूल नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि आपकी शिव त्रिशूल और नंदी की आकृति किस पे मिलती है? तो विम कटफिसेस के सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि भी धारण की कटफिसेस ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है इंडो ग्रीक हिंद यूनान राजाओं ने करवाया था। तो सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था वो किसने किया था? तो इंडो ग्रीक या हिंद यवन राजाओं ने किया था। और इस पे जो है लेख लिखवाने का कार्य भी यही पहले करते हैं। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुषाण शासकों को दिया जाता है। कि नियमित और पूरी तरीके से कौन लागू किया? तो कुषाण शासकों ने स्वर्ण के सिक्के लागू किए थे। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक तौर पर प्रचलन किया था। कुषाण शासकों ने विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों में जो विम कटफिसेस था उसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक जो था कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो किसके सिक्के पर जो है बुद्ध का अंकन मिलता है? कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो फर्स्ट सदी का था। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य है दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो भगवान कार्तिकेय का अंकन किससे? यौधेयों के सिक्कों पर मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण कब हुआ था कनिष्क का? तो 78 ईस्वी में हुआ था। के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम मिलते हैं। इसमें है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ये चारों ही आपकी इम्पोर्टेंट है। तो राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी मतलब ईस्वी में।
इसी को हम शक संवत भी कहते हैं कि शक संवत इसने कनिष्क ने कब चलाया था, तो राज्यारोहण के टाइम पर 78 AD में चलाया था। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य, जिसका है 57 ईसा पूर्व, के उत्तराधिकारी को जो है 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार प्रारंभिक तिथि जो है शक संवतों की कितनी आती है, तो 78 आती है। शक संवत कब चलाया गया, 78 ईस्वी में चलाया गया था। और विक्रमादित्य जो था आपका विक्रम संवत कब चला था, तो ये आपका 57 में चला था। 57 आपका विक्रम संवत से संबंधित है और 78 आपका शक संवत से संबंधित है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक मानते हैं। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। तो किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो शक संवत पर ही आधारित है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत, या जिसे हम 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत या 78 ईस्वी प्राप्त होता है। चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम माह होता है, तो चैत्र से हमारा प्रथम माह स्टार्ट हो जाता है राष्ट्रीय पांचांग के थ्रू भारतीय। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत या मालव संवत। तो विक्रम संवत को हम दो नामों से जानते हैं, कृत संवत और मालव संवत। और विक्रम संवत कब चलाया गया था, तो 57 BC में चलाया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष किसके राजकवि थे, तो कनिष्क के। सौंदरानंद, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण जो है अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। तो अश्वघोष की कौन कौन सी रचनाएं हैं, सौंदरानंद है, बुद्धचरित है और सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष से संबंधित रचनाएं हैं, या इन्होंने ही इसकी रचना की है। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे, मतलब ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार में संबंधित थे। तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था, अश्वघोष रहता था, नागार्जुन रहता था, पार्श्व और चरक। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना लिखी है। मतलब पतंजलि की जो टीका है वो किस पर है, तो अष्टाध्यायी पर है। तो पतंजलि ने किसकी रचना की है, महाभाष्य की, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। तो शुंगकालीन विद्वान कौन थे, आपके पतंजलि थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश, ये इंपॉर्टेंट था लाइन आपका, कि काफ़ी अच्छी लाइन थी। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। तो कुषाण वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के और भी देशों में फैली हुई थी। इस वंश का महान शासक कौन था, कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान तक, कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। तो ये कुषाण की जो थी सीमाएं कहाँ कहाँ विस्तृत थी, तो चीन तक, अफगानिस्तान तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आपका विंध्य तक विस्तृत था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक अज्ञात लेखक हैं। इनका जो लेखक है किसने इसकी रचना की पता नहीं है, लेकिन ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकमेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार जो था पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। मतलब कुषाणों का व्यापार कहाँ होता था, फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर होते हुए पश्चिमी विश्व से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। कुषाण शासक जो थे कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कनिष्क के काल में
एक तो आपकी गांधार शैली है, दूसरा की मथुरा शैली है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली को हम क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। इसी को जो है हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं, जिसमें भारत प्लस यूरोपीय शक्ति मतलब शैली का मेल होता है, उससे क्या बनती है? आपकी गांधार शैली बनती है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। तो इस गांधार शैली का संरक्षण किसने दिया? तो शक और कुषाणों ने दिया था। इस कला का विषय मात्र क्या था? बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक रोमनो भी कहा जाता है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों बनाने में किया गया। तो मूर्तियां बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया गया है। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया है। कुषाण काल जो प्रथम शती ईस्वी में था, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ थी। कुषाण काल में जो है बाल विवाह की प्रथा हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति हो गई थी। मतलब कुषाण काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की जो उपनयन की संस्कृति थी वो समाप्त हो चुकी थी। बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थान की स्थिति में ला दिया था स्त्रियों को। भारत में बाह्य आक्रामकों में के कालों का सही कालानुक्रम दिखाना है। यूनानी हमला कब हुआ था आपका? तो 326 ईसा पूर्व, सिकंदर महान के टाइम पे। शक जो है प्रथम शताब्दी में आते हैं। कुषाण जो है पहली शताब्दी ईस्वी में आते हैं। ईरानी शासक जो थे डेरियस प्रथम, जो 522 से लेकर उसका कार्यकाल था 486 ईसा पूर्व। ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार, जिसे हम हिस्ट्री का पिता कहते हैं, मतलब इतिहास का पिता, हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना की रेगिस्तान तक था। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं मिनांडर और उसके पुत्र के सिक्के? तो मथुरा से मिले हैं। स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए। स्टेटो द्वितीय ने किसके सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के जारी किए, याद रखिएगा। हिंद यवन शासक का शासन जो है 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्य शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। किस गोत्र का ब्राह्मण बना? भारद्वाज गोत्र का। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि अयोध्या का लेख है उससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो अयोध्या से। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक जो था भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा वेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। तो किसने इसको मारा था देवभूति को? वासुदेव ने। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह था कर्ण वंश या कण्वायन नाम से जाना जाता है इसे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक को हम क्या कहते हैं? सिंधुक या सिमुक या सिप्रक कहते हैं, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो कौन किसका वध करके कौन सा राज्य स्थापित किए करता है, याद रखिएगा। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी।
पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा जाता। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। तो सातकर्णी प्रथम को याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है? सातवाहन शासक से संबंधित है। इसने शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो नानाघाट अभिलेख किसका है? सातवाहनों का है। सातवाहन शासक गौतम इसी नानाघाट अभिलेख से जो है ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान में दी गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख से। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण या 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। तो मतलब 4 चतुर्वर्ण वाली व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो सातवाहनों के शासन काल में थी। वर्ण संकर या वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका इन्हें। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, याद रखिएगा कि गौतमी सातकर्णी द्वारा ऐसा किया गया था। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी सातकर्णी को क्या कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण अथवा तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। तो किसको कहा गया है? तो गौतमी सातकर्णी को जो है अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रय कहा गया है। तथा खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि वशिष्ठी पुत्र को क्या कहा गया है? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दी गई है। दो पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। तो अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक आपका महामेघवाहन था। तो कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल। तो चेदी वंश का शासक कौन था? खारवेल, जिसकी अभिलेख क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है खारवेल का। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था दक्षिण के 3 राज्यों को? खारवेल ने पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो खारवेल किस धर्म का मानता था? जैन धर्म को। पूर्वी रोमन शासक जो था जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली थी। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा एमसीक्यूज स्टार्ट होगा। आइए देखते हैं एमसीक्यूज। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए? तो स्टेटो द्वितीय, डेमेट्रियस, स्टेटो फर्स्ट, मिनहंटर। तो ये आपका है स्टेटो द्वितीय। स्टेटो द्वितीय ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। हिंद यवन शासक का शासन जो है 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये आपका अगाथोक्लीज है। अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो बिंबिसार, मिलिंद, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत। तो ये आपका मिलिंद जो है
इस टाइम का नहीं था, बाकी सभी उसी काल के हैं, छठी शताब्दी के ही हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन, अशोक, राजेंद्र प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह आपका जूनागढ़ अभिलेख में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो इसके आंसर है आपका डी, रुद्रदामन ने बिना बेगार के, मतलब मजदूरी दे के काम कराना, वो होता है आपका, और जो मजदूरी दे के काम कराना नहीं, जो मजदूरी नहीं देते हैं और काम कराते हैं, उसे हम बिना बेगार के कहते हैं, मतलब कोई मजदूरी उनको नहीं प्राप्त होती है, तो होता है आपका बिना बेगार के काम करना। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। कार्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित हैं? ये आपके तांबे के हैं, ताम्र। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, देखते हैं। डेमेट्रियस जो है किससे संबंधित है? तो आपके हिंदी वंश शासक है डेमेट्रियस। और रुद्रदामन आपका शक शासक है। गोंडोफर्नीस जो है आपका वो पहला शासक है। विम कटफिसस आपका कुषाण शासक है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए हैं? इंडो-ग्रीको, कुषाण, शको और प्रतिहारों के। तो ये कुषाणों के द्वारा जो है सिक्के जारी किए गए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित जो है करवाने का श्रेय कुषाण शासकों द्वारा। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों प्रकार के ही सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? तो आपके कुषाणों ने चलाए हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन है? तो ये आपका कनिष्क के सिक्कों पर अंकन है बुद्ध का। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपका है विम कटफिसस को दिया जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी किए हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी किए हैं, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है हिंदी यूनानी। अगर हिंदी यूनानी होगा तो आपको हिंदी यूनानी ही देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने ही स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित एवं उपयोग के लिए किया था? तो नियमित किसने किया था? तो ये आपके कुषाण शासकों ने किया था, विम कटफिसस ने। कुषाण वंशी विम कटफिसस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया, जबकि कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो है आपका विम कटफिसस। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये आपका कार्तिकेय का अंकन मिलता है। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है किस तिथि से संबंधित है? तो ये आपका बी 81। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो ये आपका 78 AD या ईस्वी में हुआ। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913
तथा 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में अहम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इस समय शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो ये आपका 135 वर्ष का अंतर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित जो कि किस एक तदनुरूप है तो देखते हैं। इसके आंसर है आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च जो भी आ जाए। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। समानतः एक चैत्र जो होता है 22 मार्च का होता है। लीप वर्ष जो होती है 21 मार्च को होती है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो ये आपका होता है 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष मनाया गया था? तो ये है वो आपका 1931 में। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उसके उत्तर कोड के अनुसार चयन कीजिए। देखते हैं। अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र, कम्मन। ये है आपका सी 1 और 2। अश्वघोष और वसुमित्र उसके दरबारी कवि थे कनिष्क के। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बहुसंगीति की अध्यक्षता की थी। किसने? वसुदेव ने, वसुमित्र ने। कालिदास गुप्त काल से संबंधित है। कम्मन आपके 12वीं शताब्दी के हैं। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये आपका कनिष्क का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं है? तो ये आपका अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। तो ये आपका पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। कनिष्क के दरबार से अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित है। पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। ये आपके किससे संबंधित? शुंग काल से संबंधित है पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था? तो विशाखदत्त जो थे ये नहीं थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो ये आपका श्रावस्ती का नहीं है। बाकी पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और चंपा का उल्लेख रबतक अभिलेख में मिलता है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, वाग्भट, चरक, आजीवक। तो ये आपका आंसर है सी और डी दोनों ही ले रहा है कि तक्षशिला में दोनों ही आयुर्वेदाचार्य में शिक्षा प्राप्त की थी। तो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। पुष्प शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में कौन सा लेख है? तो इनका है अयोध्या लेख। अयोध्या लेख में इसमें मिलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो है आपका कण्व वंश ने राज किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो देवभूति अपने अध्यात्म क्या नाम था? अमात्य। वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये आपका गौतमी सातकर्णी द्वारा कहा जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था का संरक्षक था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुवर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इस कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहनों का था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो है सातवाहनों का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये आपका पान चाउ ने कनिष्क को हरा दिया था।
चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच जो है चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह करने की मांग की। पान चाऊ ने जो है प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अफलता रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार कुषाण शासक की पहचान एवं कटफिशस के रूप में करते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी के मानने के बाद हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका सी। कुषाण और मौर्य दोनों की सीमाएं जो थी भारत से बाहर थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य, गुप्त, कुषाण, हर्षवर्धन की आपके कुषाण काल में हुई थी। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया, इसलिए स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये आपका बी है जो आपका सही सुमेलित है। कुषाण जो है गांधार कला शैली से संबंधित है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो ये आपके कुषाणों के समय में फली फूली थी। कौन सा एक सही नहीं है? देखते हैं। राजवंश और सिक्कों की धातुएं हैं। कुषाण से संबंधित है स्वर्ण और ताम्र। कुषाण के शासन काल में जो है स्वर्ण एवं ताम्र की मुद्रा चलाई गई थी। गुप्त काल में आपके स्वर्ण और रजत की। सातवाहन में जो है स्वर्ण की सिक्का नहीं चलाए गए थे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। कलचुरी ने जो है स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों के सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कैसे चलाए थे? शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र के सिक्के भी चलाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलाए। तो सर्वप्रथम शीशे का सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने चलाए थे, याद रखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। गांधार शैली आपके कुषाणों से संबंधित है और जूनागढ़ आपका रुद्रदामन से संबंधित है। मिलिंद पन्नो जो है आपके मिनांडर से संबंधित है। तक्षशिला लेख आपका पतिक से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन सी। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। जो कला शैली भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे गांधार कहते हैं या हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका है? तो आपका यूरोपीय और भारतीयों का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो आपके गांधार शैली कला में होता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ये है आपका ए। सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। यूनानी आपको 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक आपके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण आपके पहली शताब्दी में आते हैं, ईस्वी में आते हैं मतलब। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? वो डेरियस प्रथम था। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर उसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पारसी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य का हिस्सा था। निम्न राजवंशों में से
सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो इसका आंसर है आपका डी, सातवाहनों का जो राजवंश है वो सबसे पुराना है, जो ऑप्शन के अनुसार था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये आपका मत्स्य पुराण में। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची है आपके मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की सूची मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है तो अमरावती में, जिसे हम प्रतिष्ठान या पैठन कहते हैं, इसकी राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी है? तो ये आपके प्रतिष्ठान है या पैठन भी हम इसे कहते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्पसुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, खारवेल, सुशर्मन। तो ये आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए जो है एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। सुंग जो है आपके किससे संबंधित है? तो सुंग जो थे वो पाटलिपुत्र में थे। सातवाहन जो है आपके पैठन से संबंधित है, और कदम्ब जो है आपके वो बनवासी थे। चंदेल जो है आपके महोबा से संबंधित थे। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक। तो ये आपके सबसे पहले आएंगे सातवाहन, उसके बाद आएंगे वाकाटक, फिर आएंगे चालुक्य। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना जो तृतीय शताब्दी ईस्वी में हुई, विंध्य शक्ति ने की थी। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये बात दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी, विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में सिंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। तो हाल ने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्वसरमन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। तो गुणाढ्य किसके दरबार में थे? हाल के दरबार में थे। गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्वसरमन ने कांतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातवाहन जो है रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। सातवाहनों की जो रानी थी वो संस्कृत का प्रयोग करती थी। सातवाहनों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित मिला है। तो ये बात सही है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शासक और अभिलेख हैं, देखते हैं। नासिक अभिलेख किसका है? तो ये आपके गौतमी पुत्र का है, सातकर्णी का। हाथी का उपमा अभिलेख आपका खारवेल का है। भीतरी जो है वो किसका है? तो वो आपका स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त। गिरनार अभिलेख आपका रुद्रदामन का है। इस तरह से ऑप्शन सी सही नहीं है। भीतरी स्तंभ लेख आपका किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? वाकाटक, शक, इक्ष्वाकु, खारवेल। तो ये आपका है इक्ष्वाकु वंश को जो है श्री पर्वती कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती, पर्वत का शासक, आंध्रवृत्त, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और इसका संस्थापक कौन था? श्री शांतमूल था। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिका मेडू में हुई खुदाई से
ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारी केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों को सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा लेख से जुड़ा है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये आपका खारवेल है, इसी से संबंधित है जैन धर्म से। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये आपके चेदी वंश से संबंधित है खारवेल। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये आपके खारवेल हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे संबंधित है? मांग मेहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक थे। तो चेदी वंश का संस्थापक कौन है? तो ये आपका महामेघवान है और जो खारवेल है इसी वंश से संबंधित है। तो इस तरह से आपके एक से अधिक सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये आपके खारवेल हैं। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद 13 वर्षों के शासनकाल का विवरण मिलता है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो ये विधि के क्षेत्र में है इनका योगदान। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस, टालेमी, प्लिनी, स्ट्रेबो। तो इसका आंसर है आपका ई। इसके जो लेखक हैं उसका पता नहीं है कि कौन इसके रचयिता हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों पर का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है। इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गुप्त एवं गुप्तोत्तर। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।